सो प्रीवियस लेक्चर की अगर बात करें, प्रीवियस लेक्चर में ईएमआई में हम क्या डिस्कस कर रहे थे, तो ईएमआई में हम सर्किटल एनालिसिस डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप के सर्किट्स का स्टडी किया। लेट्स से जब सिर्फ एक इंडक्टर होगा, वो हो जाएगा हमारा एल सर्किट। उसमें हमने बताया कि सिर्फ अगर इंडक्टर होगा तो टाइम के साथ साथ करंट ऑलवेज इंक्रीजिंग रहेगी, और बहुत ही स्ट्रेट सिंपल रिलेशन करंट का हमारे पास आ गया था। ये आपको याद रखना है बहुत अच्छे से। फिर हमने बात किया कि अगर पैरेलल में ऐसा कुछ आर वगैरह लगा दिए तो टेंशन नहीं लेना है कि इंडक्टर की करंट अपनी काम करेगी, उसकी एक्स्ट्रा एक करंट आ जाएगी यहाँ पर, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप की इक्वेशन बन जाएगी। फिर हमें सीरीज में देखा अगर एल और आर आ जाएंगे तो अब जो ईएमएफ लॉस होगा वो दोनों में होने वाला है। तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें बताई कि बुक में कैसा दिया होता है, हम कैसा लिख रहे हैं। एट द एंड कंक्लूजन सबका वही रहेगा कि अगर मैंने विदाउट साइन सिर्फ बोल दिया कि बैक ईएमएफ को ऐड कर देंगे हम, तो हमें उसके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। फिर मैंने ये भी बात कही थी कि डिफरेंट बुक में ईबी का साइन अलग अलग दे देता है, तो हम इससे पॉजिटिव रख के मतलब डायरेक्टली सर्किटल एनालिसिस सॉल्व करके माइनस एल डी आई बाई डी टी यूज़ कर लेते हैं, तो वो बेटर रहता है। इससे हमारा जो कंक्लूजन आता है वो आरसी सर्किट के टाइप का आता है। और ये पूरा सेक्शन आपको एकदम रट लेना है, बहुत अच्छे से मैंने बताया, इसे याद रखना है, काम आएगा हमेशा। सो आई इज इक्वल टू ई बाई आर, ओके। और उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर करंट निकाल सकते हैं कि एक्सपोनेंशियली ग्रोथ होता है करंट में, जहाँ पर टाइम कांस्टेंट की भी हमने डिस्कशन किया। और इस तरीके से सारा डिस्कशन हमारा हुआ कि किस तरीके से करंट इंक्रीज करेगी। फिर हमने देखा कि बैक ईएमएफ कैसे डिक्रीज करेगा। फिर हमने स्पेशल पॉइंट्स में देखा कि ये पॉइंट्स पे बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आता है, क्वेश्चन इस टाइप के पॉइंट्स पे बेस्ड ज़्यादा आता है। वो कौन से पॉइंट्स थे कि T0 पे इंडक्टर कैसा काम करेगा, तो कैपेसिटर का उल्टा, कैपेसिटर एज अ वायर काम करता था, इंडक्टर वहां पर ओपन सर्किट का काम करेगा T0 पे। फिर हमने देखा क्या टी इनफाइनाइट पे। तो यार आपको ये नहीं देखना यार, ये टफ बिल्कुल भी नहीं है, बट ये कि बार बार भूल जाता है कि T0 पे ओपन था या वायर था, ये चीज़, तो इसको फ्रिक्वेंटली आपको याद रखते रहना है। किसी टाइम टी पे एक्सपोनेंशियली जो डिके होता है वो इस तरीके से हम एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होती है करंट, वो हम देख सकते हैं। फिर किसी टाइम टी पर अगर मैक्स वगैरह वैल्यू दी है तो उसके अकॉर्डिंग हम कैसे लिखते हैं, वो भी हमने फार्मूला देखा। तो ये पूरा प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ तक पूरा डिस्कशन किया हुआ था। सिंपल क्वेश्चन के थ्रू भी देख लिया था हमने, एग्जाम्पल के थ्रू क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं। फिर हमने एलआर डिस्चार्जिंग सर्किट भी देख लिया कि अगर डिस्चार्ज होगा तो करंट किस तरीके से कम होगी। यहाँ पर डिस्चार्ज में करंट किस तरीके से कम होगी, पहले फुल मैक्स और फिर डीके। फिर हमने एलसी ऑसिलेशन सर्किट भी पढ़ा और वर्ड भी डिस्कस किया कि ऑसिलेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी आती है यहाँ पर इसकी फ्रिक्वेंसी आती है, इसलिए हमने उसे वहाँ पर एलसी ऑसिलेशन वाला पार्ट डिस्कस किया। एलसी ऑसिलेशन में मैंने बताया कि अगर रेजिस्टेंस होगा तो एनर्जी लॉस भी होने लगती है। तो आज का जो हमें स्टार्ट करना था वो सीरीज एलसीआर से स्टार्ट करना था कि लॉसेस किस टाइप में होते हैं। तो ईएमआई का आज का डिस्कशन स्टार्ट कर लेते हैं। एलसीआर सर्किट से, सीरीज एलसीआर सर्किट, और बिकॉज आर में लॉसेस होते हैं, ये डैम्ड ऑसिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो बिकॉज इसमें लॉसेस होने वाले हैं तो ये डैम्ड लॉसेस डैम्ड ऑसिलेशंस को रिप्रेजेंट करता है। ओके चले, तो ये बताया प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोग से कहा था कि आप लोग एक बार देख के आएंगे डैम्ड ऑसिलेशन के बारे में। तो किसी ने डैम्ड ऑसिलेशन का पार्ट एक बार स्टडी किया क्या किसी ने? हाँ सर। ओके गुड। तो क्योंकि इसलिए अगर आप डैम्ड ऑसिलेशन का एक बार देख लेंगे तो आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे कि सिचुएशन यहाँ पर क्या है।
उसके अकॉर्डिंग बेस्ट रहेगा। तो एक बार देखें हम एलसी ऑसिलेशन, एलसी सर्किट नंबर 4, एलसीआर एलआर सर्किट नंबर 3 एंड सीआर सर्किट हमने शायद नंबर 2 पे। ओके, सो नंबर वाइज हमने पढ़ लिया था, नंबर 2 था आई गेस सीआर सर्किट, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारा नंबर 5 सीरीज एल सीआर सर्किट। चले तो डिस्कस कर लेते हैं। सीरीज एल सीआर सर्किट में हमारे पास एक एल रहेगा, एक कैपेसिटर रहेगा और एक रेजिस्टर रहेगा, और लेट्स से एक ईएमएफ सोर्स ले लेते हैं। तो अब अगर हम किरचॉफ्स लॉ की बात करें एलसीआर सर्किट में, तो हम अगर इसे ईएमएफ दे रहे हैं तो हमारा एनर्जी लॉस वो होगा। बट हम यहाँ पर क्या बात करें कि लेट्स से हमने जैसे एलसी सर्किट पढ़ा था, अगर हम उस टाइप में देखें कि हमने इसको चार्ज किया है, ये कैपेसिटर हमारी बैटरी की तरह काम करता है, तो क्या सिचुएशन होगी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो एलसी जो हमने ऑसिलेशन पढ़ा था, एलसी ऑसिलेशन का हम आइडियल केस डिस्कस कर रहे थे जब रेजिस्टेंस बिल्कुल नहीं था। अब हम एक नॉन आइडियल केस देख रहे हैं जब यहाँ पर हमारे पास रेजिस्टेंस है। तो ये एल है, ये सी है, और ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो देख लेते हैं नेट ईएमएफ। अगर हम बात करें कि नेट ईएमएफ कितना होगा, तो लेट से एक चार्ज इंडक्टर था, उसने कैपेसिटर को चार्ज किया, कैपेसिटर ने इंडक्टर को चार्ज किया, और इस तरीके से दोनों में चार्जिंग होती रही। तो मतलब किसी एक के पास जो एनर्जी है वो किन में जाने वाली है, बाकी दो में जाने वाली है। डन। तो इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं कि लेट से इंडक्टर के पास एनर्जी है और वो किस पे जाने वाली है, बाकी दो पे जाने वाली है। मतलब लेट से इंडक्टर का जो बैक ईएमएफ है वो कैपेसिटर के पास जाने वाला है और प्लस रेजिस्टर के पास जाने वाला है, ठीक है। तो इंडक्टर का बैक ईएमएफ का फार्मूला क्या है, एल डी आई बाई डी टी। कैपेसिटर का क्या लिख सकते हैं, वी, वो हो जाएगा क्यू बाई सी, प्लस इसका लिख सकते हैं आई आर। तो अगर हम देखें कि आई को हम लिख सकते हैं डी क्यू बाई डी टी, तो ये पूरी इक्वेशन देखें कैसी बन जाएगी। ये बन जाएगी एल डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस आई आर है, आई को क्या लिख सकते हैं डी क्यू बाई डी टी, तो यहाँ पर आर आ जाएगा हमारा, और ये बन जाएगा डी क्यू बाई डी टी और प्लस क्यू बाई सी इज इक्वल टू 0। अगर आपको याद आ रहा हो तो इसको थोड़ा सा और कन्वर्ट कर लेते हैं, डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस आर बाई एल, ये हो जाएगा डी क्यू बाई डी टी प्लस एल का डिवाइड किया हमने पूरी इक्वेशन में, तो 1 बाई एल सी अलग हो जाएगा और ये हो जाता है क्यू। तो देखो ये किसकी इक्वेशन दिख रही है, इट इज अ इक्वेशन ऑफ डैम्ड एस एच एम। सो कंपेयरिंग विद, याद है डैम्ड एस एच एम की इक्वेशन कैसे रहा करती थी, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, पहले एक्स का एक्सेलरेशन, फिर अगर आपको याद हो तो यहाँ पर एक कांस्टेंट रहता था बी, डैम्पिंग कोफिशिएंट, सो बी बाई एम होता था डी एक्स बाई डी टी प्लस यहाँ पर के एक्स होता था, एम का डिवाइड करने से के बाई एम आ जाता था, इज इक्वल टू 0। तो ये एक डैम्ड एसएचएम की इक्वेशन थी, क्लियर, डैम्ड ऑसिलेशन की एक इक्वेशन थी। तो इसे कंपेयर करके हम सारी चीजें देख सकते हैं। बताओ बी बाई एम की जगह पर क्या दिख रहा है हमें, आर बाई एल। सो बी बाई एम को रिप्रेजेंट करेगा आर बाई एल एंड 1 अपॉन एल सी को रिप्रेजेंट करेगा के बाई एम, क्लियर। तो एसएचएम में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या सिचुएशन थी। आपको याद है एसएचएम क्या आ रहा था, डिस्प्लेसमेंट आया करता था। तो एसएचएम में कंपेयर करके मैं थोड़ा सा याद दिला के यहाँ पे कंपेयर करके लिखता हूँ। एसएचएम में डिस्प्लेसमेंट क्या आता था, लेट से उसका ए एम्पलीट्यूड है तो एक्सपोनेंशियली डिके हो रहा था, तो क्या आता है ए ई टू द पावर माइनस, केटी, हाँ ये वैल्यू क्या होती थी बी बाई
2m। 2m। क्लियर? ये होता था मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, वो ऐसा डिके होता था। इनटू फंक्शन लगा सकते थे कॉस ओमेगा डैश टी प्लस 5। ठीक है, ये याद आया? जहाँ पे ओमेगा डैश क्या है, नई फ्रीक्वेंसी है, वो कैसे निकालते थे? ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी माइनस क्या होता था? b/2m का स्क्वायर। क्लियर है? ये दोनों चीजें याद आ रही हैं एसएचएम में कि एम्पलीट्यूड कैसे बदल रहा है और उसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है बट न्यू होती है एक। क्लियर? सो इन एसएचएम ये सिचुएशन है। तो अभी बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या चेंज होगा? चार्ज। क्लियर? हाँ। समझ आया? क्यू का क्या फंक्शन आएगा? क्यू आ जाएगा क्यू मैक्स इनटू, ये क्यू आ जाएगा, क्यू का फंक्शन क्यू मैक्स इनटू ई टू द पावर माइनस b/2m की जगह क्या दिख रहा है? r/l। r/l, तो मतलब r/2l इंटू टी। क्लियर? फिर इंटू अपना वो जो रहेगा कॉस ओमेगा डैश टी प्लस 5 अगर कुछ इनिशियल फेज है। और ओमेगा डैश कैसे निकाल सकते हैं? सेपरेटली ओमेगा डैश निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा? ओमेगा डैश रूट ऑफ ओमेगा नॉट एकदम इनिशियल फ्रिक्वेंसी का स्क्वायर माइनस r/2l का स्क्वायर। ओमेगा नॉट क्या था? ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी इसमें क्या थी? वेयर ओमेगा नॉट क्या है? रूट के बाई एम। तो समझ गए आप? यहाँ पर क्या हो जाएगा? ओमेगा नॉट 1/रूट एल सी। कल ही हमने प्रीवियसली सॉल्व किया था r/2l। तो इस तरीके से हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो एक साथ आपको दोनों फार्मूले याद हो जाएंगे अगर आपने थोड़ा सा केयरफुल रहे, ध्यान दिए कि चीज़ें कैसे रिलेट हो रही हैं। डन? अच्छा, फिर याद है मैंने एक चीज़ बताई थी, क्या? डैम्पिंग से रिलेटेड क्रिटिकल डैम्पिंग वर्ड बताया था। बताओ क्रिटिकल डैम्पिंग कब होती है? क्रिटिकल डैम्पिंग जब ओमेगा डैश क्या हो जाए? अरे क्रिटिकल डैम्पिंग के लिए ओमेगा डैश क्या हो? 0 हो जाए। तो इसका मतलब क्या सिचुएशन होगी? ओमेगा नॉट शुड बी इक्वल टू दूसरा वाला वैल्यू। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? इसका मतलब होना चाहिए दैट ओमेगा नॉट शुड बी इक्वल टू r/2l। और ओमेगा नॉट का फॉर्मूला खुद क्या होता है? 1/रूट एल सी। समझ आया? तो इससे ये पूछा जाता है व्हाट शुड बी द आइडियल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट फॉर क्रिटिकल डैम्पिंग। तो क्या सिचुएशन आ जाएगी? √2l/c। ये याद रखना है भाई, क्रिटिकल डैम्पिंग में हमने याद कराया था वहां कि बी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। ये समझ आया कि आर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? अच्छा, इस पे दो केसेस भी बताए थे। अगर आर इससे ज़्यादा हो जाए तब बताओ कैसी डैम्पिंग हो जाएगी? ओवर डैम्प। अगर आर बड़ी हो जाएगी मतलब ये वैल्यू बढ़ जाएगी ना, ये वैल्यू बढ़ जाएगी, तो एक्चुअल फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्लियर? तो हमें इस तरीके से यहाँ पे देखना है कि फ्रीक्वेंसी हमारी किस तरीके से चेंज हो रही है। तो फ्रीक्वेंसी बहुत तेजी से क्या होने लगेगी? कम होने लगेगी। तो मतलब इसका मतलब डैम्पिंग ज़्यादा हो रही है या नहीं? फ्रीक्वेंसी बहुत ही तेजी से कम होने लगेगी, ओमेगा डैश डिक्रीज करने लगेगा। इसका मतलब ये क्या है? बहुत ज़्यादा डैम्पिंग होने लगेगी। क्या? ओवर डैम्प्ड। क्लियर? और अगर आर इससे कम है तो ओमेगा डैश बेसिकली थोड़ा बढ़ेगा, मतलब डैम्पिंग जो है लेस हो रही है, अंडर डैम्प्ड। डन? तो ये सिचुएशन एक बार देख लें, किसी को कोई डाउट हो रहा हो तो बताएं। सिर्फ लर्निंग का पार्ट है इसमें,
बहुत रेयर ही इससे क्वेश्चन आता है। सीरीज एलसीआर सर्किट से कभी जल्दी ऐसे क्वेश्चन नहीं आता है। अगर आएगा तो मैंने बता दिया क्या, जनरल एसएचएम से कंपेयर कर लो और ये बस फॉर्मूले पूरे याद रख लो। जिन्होंने पहले याद नहीं किया वो अभी याद कर ले यार। ओके ठीक है, तो नेक्स्ट सिचुएशन देख लेते हैं। हमारे यहाँ से सर्किट वाला पार्ट कंप्लीट हो जाता है, जो हमने एलसीआर सर्किट्स तीनों डिस्कस किए वो यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, जो मोटर्स और जनरेटर के बारे में हमारे पार्ट में है। तो सबसे पहले हमारे पार्ट में है जनरेटर। पहला डीसी एसी जनरेटर पहले देख लेते हैं। तो पहले देख लेते हैं एसी जनरेटर। एसी जनरेटर आप लोग के क्लास 10th में भी था, याद है क्या आप लोग को? थोड़ा क्लास 10th में एनसीईआरटी में है एसी जनरेटर, डीसी जनरेटर, डीसी मोटर, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, सो एक सेकेंड रुकें। एसी जनरेटर, ओके, तो ये एसी जनरेटर का फिगर है। अब हम देखते हैं क्या एसी जनरेटर मतलब क्या है। बेसिकली हमें क्या करना है, करंट चाहिए। जनरेटर मतलब हमें करंट चाहिए। ठीक है, तो अब देखो करंट किस किस तरीके से डिफरेंट वेज से हम करंट को ला सकते हैं। ठीक है, तो पहले हमें ये देखना चाहिए कि इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, मतलब किस चीज़ पे ये काम करता है, और फिर सारे इसके कंपोनेंट्स डिस्कस कर लेंगे। तो पहले सारे कंपोनेंट्स देख लेते हैं। आप एक चीज़ देख रहे हैं, ये वायर आपको दिख रही है, ये वायर। तो बेसिकली ये एक वायर है, ये लूप है एक्चुअली। तो ये जो लूप है इसे हम बोलते हैं क्या, आर्मेचर कॉइल। अच्छा, बोर्ड्स में भी है तो थोड़ा सा आप लोग को डिटेल में लिखना पड़ेगा, इसलिए आप सारी डेफिनेशंस याद रखें। आर्मेचर कॉइल क्या है, जिसमें कॉपर वायर्स की बहुत सारी वाइंडिंग्स होती है, बहुत लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, और वो एक कोर के ऊपर रैप होते हैं, आयरन कोर की तरफ। तो वो हो जाती है हमारी आर्मेचर कॉइल। तो ये एक कोर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, जिसे हम मैकेनिकली ओमेगा दे सकते हैं, घुमा सकते हैं। फिर ये हमारे दो मैग्नेट्स होते हैं, और ये फिक्स्ड होते हैं। सो बेसिकली हमें फ्लक्स चेंज करने के लिए मैग्नेट को नहीं घुमाना है, आर्मेचर कॉइल को घुमाना है। मैग्नेट फिक्स्ड होते हैं बट आर्मेचर कॉइल रोटेट हो सकती है। उसके बाद ये दो चीज़ें आप देख रहे होंगे, R1 R2। सो ये जो R1 R2 है, ये हमारी स्प्लिट रिंग्स, सो इनको बोलते हैं स्लिप रिंग्स। स्लिप रिंग्स, स्लिप रिंग्स के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको ये कंडक्टिंग एक मटेरियल के ब्रशेस दिखते हैं यहाँ पर। सो ये जो B1 B2 हैं ये ब्रशेस हैं। ठीक, तो ये मतलब मेजर स्ट्रक्चर है कि जिसमें हमारा एक एसी जनरेटर काम करने वाला है। अब बात कर लेते हैं मेन प्रिंसिपल कि किस पे ये काम करता है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान देना है कि मैं जो है सिर्फ पॉइंट वाइज लिखूंगा, लेकिन जब आप बोर्ड्स में लिखेंगे तो पॉइंट वाइज नहीं लिखेंगे, आप लैंग्वेज वाइज पूरा लिखेंगे। ठीक, सो बेसिक प्रिंसिपल की बात करते हैं क्या, कि ये बेस्ड है फ्लक्स चेंज पर। व्हेन देयर इज change in flux and
EMF is induced, thus the अगर एक EMF इंड्यूस हो गया तो क्या हो जाएगी, इंड्यूस्ड करंट जनरेट होगी। तो ये एग्जैक्टली किसका लॉ है, किसके लॉ पर बेस्ड है, ये जो मैंने लिखा है किसका लॉ है, Faraday's law. Faraday's law. So it is based on Faraday's law. ये एक बेसिक प्रिंसिपल है, आप इसको डिटेल पे पूरा लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस पे बेस्ड है। हम इसकी वर्किंग की बात कर लेते हैं यार कि एग्जैक्टली काम कैसे करता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपके बोर्ड्स में भी है तो आप एक बार बुक रीड कर लेंगे और पूरा वर्ड टू वर्ड लिखेंगे। मैं यहाँ पे पॉइंट वाइज ही लिखूंगा। नंबर 1 वर्किंग, स्टेप नंबर 1, अभी मैग्नेटिक फील्ड कैसे है यहाँ पर, हॉरिजॉन्टल और लूप भी हॉरिजॉन्टल। क्या कोई फ्लक्स जा रहा है क्या, नहीं। बताए, फ्लक्स क्या है, 0, डन। अब नंबर 2 क्या होता है, कॉइल इज बीइंग रोटेटेड, नाउ कॉइल, आर्मेचर कॉइल इज बीइंग रोटेटेड। तो अब अगर हम रोटेट करेंगे तो एक ऐसा इंस्टेंट आएगा जब कॉइल क्या होगी, ऐसा परपेंडिकुलर हो जाएगी ये। तो अगर परपेंडिकुलर हो जाएगी तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्लक्स पास होगा ना, फाई क्या हो जाएगा, मैक्स हो जाएगा। डन सबको, हाँ। अच्छा। तो ये जो फाई मैक्सिमम हो जाएगा तो इसका मतलब इतने टाइम पे फाई चेंज भी तो हो गया ना, 0 to 5 मैक्स हो गया, तो मतलब फ्लक्स चेंज हो गया, मतलब वहां पर क्या इंड्यूस हो जाएगा, EMF इंड्यूस हो जाएगा। और अगर थर्ड पॉइंट पे देखूंगा तो फिर से क्या होगा, फिर से वो लूप जो है रिवर्स हो गया होगा और फिर से EMF क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फाई कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डन। फोर्थ सिचुएशन देखेंगे तो अभी ये कॉइल रिवर्स में आ जाएगा, मतलब लूप पहले जैसा था उसका अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा अभी। तो इसका मतलब फाई मैक्सिमम तो रहेगा बट कैसा, नेगेटिव का मैक्सिमम रहेगा। ओके, तो इसका मतलब ये है कि इस टाइप की सिचुएशन को हम बोल सकते हैं कि जो फ्लक्स है, चेंज इन फ्लक्स, वो कैसा हो रहा है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, बोर्ड्स में जैसे मैंने लिखा है ऐसे कभी भी नहीं लिखते हैं, बोर्ड्स में लैंग्वेज वाइज लिखते हैं, तो आपको लैंग्वेज वाइज प्रैक्टिस कर लेनी है। चेंज इन फ्लक्स की बात करें तो देखो कैसा हो रहा है, फ्लक्स पहले फाई 0, फिर मैक्स, फिर 0, फिर मिनिमम बोल सकते हैं, मिनिमम मतलब नेगेटिव का मैक्सिमम, और मैं बोल सकता हूँ मिनिमम। सो मिनिमम बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं नेगेटिव मैक्स, फिर 0। तो इस तरीके से फ्लक्स पूरे लूप में कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है एक फंक्शन के फॉर्मेट में, ओमेगा के फॉर्मेट में। तो आपको याद है कि कोई भी चीज़ को जब हम एंगल पे घुमाते हैं तो वहाँ पर EMF जनरेट हम कैसे निकाल सकते हैं, EMF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी फाई बाई डी टी। ओके, और अगर आपको याद आ रहा हो तो फाई को फिर क्या लिख सकते हैं, बी डॉट ए इंटू कॉस थीटा, याद आ रहा है। हाँ। और लेट्स से एन लूप्स हैं, फॉर एन लूप्स हैं तो वो आगे हम देख लेंगे। और हमने बताया कि कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा टी, क्योंकि हम ओमेगा से घुमा रहे हैं। ठीक है, सो कॉस का क्या होता है, डिफरेंशिएशन माइनस साइन, सो माइनस ऑफ बी ए, ओमेगा बाहर आ जाएगा, साइन ओमेगा टी माइनस का। क्लियर। सो फॉर एन लूप्स, फॉर
n loops in the coil, क्या सिचुएशन होगी? ईएमएफ इंड्यूस्ड कितना हो जाएगा? मैक्सिमम एन बी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। या फिर मैक्स ईएमएफ की बात करूं तो मैक्स कितना हो जाएगा? एन बी ए ओमेगा। समझ आई यार दोनों चीजें कि इसका वर्किंग कैसा होता है? साइन ओमेगा टी। हाँ सॉरी, साइन ओमेगा टी। मतलब कि इसको जो ईएमएफ मिलने वाला है 10, करंट कितनी हो जाएगी? एन बी ए ओमेगा बाई आर इंटू साइन ओमेगा टी। क्लियर? इसका मतलब ये करंट कैसी मिलने वाली है आपको? तो एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव, तो इसलिए इस टाइप की करंट को हम क्या बोलते हैं? AC current, because it changes the sign, so it is AC or alternating current, also known as AC. Clear? Because sign changes. तो आपको एटलीस्ट ये पॉइंट समझ में आ गया कि किस तरीके से हमें यहाँ पर साइन चेंज हो रहे होते हैं किसी एसी जनरेटर में। अब वर्किंग में पूरी स्टोरी होती है क्या कि जब हम इंड्यूस करेंगे तो पहले एक बार करंट आएगी, ठीक है? करंट किन पे जाएगी? स्लिप रिंग्स पे जाएगी। स्लिप रिंग पे ब्रश लगे होते हैं, जो ब्रश क्या है? कंडक्टिंग होता है। तो करंट तो आके कहाँ पे जा रही है? स्लिप रिंग पे आ रही है। स्लिप रिंग आर्मेचर कॉइल के साथ घूम रहा है, तो ब्रश क्या करता है? टच करता है स्लिप रिंग को, तो करंट ब्रश के थ्रू वापस आ जाती है आउटपुट में। समझ आया पर्पस ब्रश का क्या है? हाँ सर। तो ऐसा ये लिखाने की जरूरत है क्या ब्रश का पर्पस वगैरह? ये सब आप जान गए, मतलब आप जानते हो ये चीज, ठीक है? तो यहाँ पर हम इसे आई नॉट भी लिख सकते हैं, आई नॉट साइन ओमेगा टी। सो मैक्सिमम करंट अगर पूछेगा तो आप जान जाएंगे एन बी ए ओमेगा बाई आर। क्लियर? हाँ सर। तो इसमें कुछ खास हमारा ऐसा सॉल्विंग जैसा नहीं है, सिर्फ यही इंपॉर्टेंट था। ईएमएफ हमसे पूछ सकता है, वो ऑलरेडी मैंने आपको एकदम बिगिनिंग में स्टार्टिंग में समझाया था कि अगर कोई चीज़ रोटेट होती है तो ईएमएफ कैसे चेंज होता है। डन? तो मुझे लगता है डीसी जनरेटर के बारे में, एसी जनरेटर के बारे में आप लोग सारी चीज़ें एक बार बुक में से पढ़ लेंगे तो आपको क्या लिखना है वो भी क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या आएंगे वो मैंने आपको बता दिए। अब बात कर लेते हैं डीसी जनरेटर की। अच्छा, डीसी जनरेटर की प्रॉब्लम क्या है कि हमें करंट क्या चाहिए? हमें अल्टरनेटिंग नहीं चाहिए। यहाँ पे क्या हो रहा है? प्लस का नेगेटिव हो जा रहा है ना, हमें वो नहीं चाहिए। तो डीसी जनरेटर के लिए फिर हम दूसरा जुगाड़ देखते हैं। हम क्या करते हैं, डीसी जनरेटर में देखें, आप देखिए बिल्कुल सिमिलर दिख रहा है। कुछ चेंजेस दिख रहे हैं क्या? कुछ खास चेंजेस नहीं। सिर्फ फर्क ये हुआ है कि हम यहाँ पे एक नई चीज यूज करते हैं, स्प्लिट रिंग। स्प्लिट rings are used instead of slip rings। अच्छा, अब दोनों का पर्पस देखना। होता क्या है कि हमें करंट चाहिए थी कि जब प्लस हो तब प्रॉपरली करंट हमारे पास प्लस वाली आए। तो प्रिंसिपल इसका भी वही है, सब कुछ वही है, सिर्फ फर्क देखना कि पहले क्या होता था। पहले यहाँ पर क्या लगे रहते थे? स्लिप रिंग्स, जिन पे वायर ऐसे कनेक्टेड थी। तो क्या सिचुएशन थी कि फर्स्ट हाफ में ये पॉजिटिव रहेगा, सॉरी ये वायर में क्या है, करंट लेट से ऐसे आ रही है, तो ये वायर पॉजिटिव रहेगी और ये वायर नेगेटिव रहेगी। मतलब ये टर्मिनल पॉजिटिव और ये टर्मिनल नेगेटिव। समझ में आया फर्स्ट हाफ में? इसका मतलब करंट कैसे मिलेगी फर्स्ट हाफ में? ये वाली।
डन सबको? हाँ अच्छा, लेकिन सेकेंड हाफ में अगर हम देखें, सॉरी, अगर हम स्प्लिट रिंग की बात करें, स्प्लिट रिंग में क्या होने वाला है? स्प्लिट रिंग एक ऐसा सेटअप होता है कि फर्स्ट हाफ तक वायर जो है वो कनेक्टेड है इससे। तो सपोज ये मान लेते हैं हम S1 और ये मान रहे हैं S2, ये एंड मान रहे हैं P1 और ये मान रहे हैं, मतलब ये एंड जो है वायर का ये मान रहा है P1 और ये मान रहा है P2। अच्छा, तो इस केस में अगर मैं इनको बोलूँ सेम चीज़ P1 एंड P2, और ये हो गए S1 एंड S2, P1 P2, तो मेजर डिफरेंस देखें कि क्या काम होने वाला है एग्जैक्टली। ये हमारे पास प्लस है, ये माइनस है। क्या कि फर्स्ट हाफ में S1 किससे कनेक्टेड, P1 किससे कनेक्टेड था? S1 से। सो P1 प्लस था तो S1 भी प्लस होगा। एंड P2 किससे कनेक्टेड है? S2 से कनेक्टेड है। सो P2 अगर नेगेटिव है तो S2 भी नेगेटिव होगा। अच्छा, स्प्लिट रिंग में क्या होता है? सिमिलर, बिल्कुल कॉन्सेप्ट सेम है। ये प्लस है तो ये भी प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो फर्स्ट हाफ में आपको सिचुएशन आपको दिखने वाली है वैसी ही। ये फर्स्ट हाफ होगा क्या? P1 कनेक्टेड है किससे? S1 से, और दोनों ही पॉजिटिव हैं। और P2 कनेक्टेड है S2 से, तो दोनों ही नेगेटिव है। बट अब सेकेंड हाफ में क्या होता है कि ये स्प्लिट रिंग होने की वजह से, स्प्लिट रिंग का मतलब क्या है कि ये जब हाफ घूम जाएगा P1 कनेक्ट हो जाता है किससे? सेकेंड पार्ट से। तो ये जो होता है ये होता है सेम इन सेकेंड हाफ, ये बिल्कुल सेम रहता है सेकेंड हाफ में। P1 कनेक्टेड रहता है किससे? S1 से, और P1 नेगेटिव हो जाता है इसलिए S1 नेगेटिव हो जाता है, और P2 कनेक्टेड रहता है S2 से। सो P2 को तो पॉजिटिव होना है और ये भी पॉजिटिव हो जाता है। बट इसमें क्या होता है, ड्यू टू स्प्लिट रिंग सेकेंड हाफ में क्या सिचुएशन होती है? P1 जाके किससे कनेक्ट हो जाता है? S2 से कनेक्ट हो जाता है। P1 जाके कनेक्ट हो जाता है S2 से, एंड P2 कनेक्ट हो जाता है S1 से। तो P1 तो थोड़ी देर बाद क्या हो जाने वाला है? नेगेटिव हो जाने वाला है। तो S2 भी नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव। तो एट द एंड आप कंपेयर करो कि पहले S2 क्या था? नेगेटिव था। अभी भी क्या है? S2 नेगेटिव है। पहले S1 क्या था? पॉजिटिव। अभी भी S1 क्या है? पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या, करंट कभी भी बदलेगी क्या? नहीं। सेकेंड हाफ के बाद भी करंट कैसी आएगी? सिमिलर पैटर्न पे आएगी। तो इसका मतलब अगर हम देखेंगे तो करंट आएगी इस तरीके की। समझ आया सबको? हाँ तो ये एक वेरिएबल करंट होगी, बट होगी वेरिएबल डीसी। तो अभी डीसी का काम समझ में आया, सिर्फ क्या बदल जाता है? वही, और मैक्सिमम वैल्यू सब कुछ वही रहेगा। आई नॉट क्या रहेगा? एन ए ओमेगा एन बी ए ओमेगा बाई आर इंटू साइन ओमेगा टी। बस साइन की ये जो ओमेगा टी की वैल्यू है नेगेटिव नहीं होगी, सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव वाली वैल्यू लेती। सबको आया क्या समझ में कि हाँ स्प्लिट रिंग का काम क्या है? ये जो वायर यहाँ कनेक्टेड है ना, 180 डिग्री ट्रेवल करने के बाद किससे कनेक्ट हो जाती है? यहाँ पर। और ये वाली वायर आ जाती है यहाँ पर। समझ आया? तो हाँ पहले ये प्लस था, ये प्लस था। जब ये माइनस हुआ तब ये इससे कनेक्ट हो गया, तो मतलब अभी भी ये प्लस ही है। तो आउटपुट को हमेशा सेम फीलिंग ही आने वाली है। तो क्या डीसी जनरेटर में मैं सारी चीज़ें कुछ लिखूं? क्या लिखने की ज़रूरत है? नहीं, सिर्फ क्या बदल रहा है? स्प्लिट रिंग्स। डन? ओके। हाँ सर। फिर हमारे सिलेबस में एक है डीसी मोटर्स। डीसी मोटर आप समझ गए होंगे। जनरेटर में क्या हो रहा है?
हम मैकेनिकली घुमा रहे हैं और करंट मिल रही है। तो जनरेटर का मतलब क्या होता है? जनरेटर में हम इनपुट क्या लगाते हैं? इनपुट होता है हमारा मैकेनिकल एनर्जी। फॉर रोटेशन, ये हमारा इनपुट होता है और उससे आउटपुट क्या आता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्लियर? हाँ हाँ अच्छा, लेकिन मोटर क्या काम करता है? मोटर उल्टा काम करता है। क्या ये इनपुट में क्या लेता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और उससे क्या करता है? आउटपुट में मैकेनिकल एनर्जी देता है। किस फॉर्मेट में? रोटेशन। क्लियर? तो देखिए डीसी मोटर किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, एक बार कर लेते हैं। देखें, जो डीसी मोटर है वो भी सेम सिमिलर पैटर्न पे बेस्ड है, बस इसमें क्या है, लूप में हमने करंट पहले ही फ्लो करा दी है। तो इसमें इनपुट क्या था? इनपुट है करंट इन द लूप। तो इसका मतलब इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या बन जाएगा कि किसी भी करंट कैरिंग लूप में अ करंट कैरिंग लूप a current carrying loop in a magnetic field a current carrying loop in a magnetic field experiences a torque। क्लियर? एक टॉर्क लगता है और याद है टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? आर एम क्रॉस बी एम वी साइन थीटा। साइन थीटा। और एम कैसे निकालते हैं? एन आई ए। इतना उसे टॉर्क लगेगा, इतना टॉर्क से वो रोटेट हो सकता है। सो बेसिकली टॉर्क इनडायरेक्टली हमें क्या दे देता है? रोटेशनल पार्ट दे देता है ना। तो मेन हाँ बेसिक प्रिंसिपल समझ आया क्या? कि यहाँ से हम बैटरी देंगे, बैटरी से हमने क्या दिया? एक करंट दिया, वर्किंग बता रहे हैं। बैटरी या कोई भी ईएमएफ सोर्स है, हमने उससे क्या दिया? करंट दिया। वो करंट इस पे जाएगी और बिकॉज ये एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, ये क्या होगा? रोटेट हो जाएगा इस पॉइंट के अबाउट। डन? पॉइंट समझ में आया कि रोटेट होगा। तो रोटेट में हमें कितना टॉर्क मिलेगा वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ओके? हाँ सर। अच्छा, अब मोटर की एक खास बात है कि हम जो ईएमएफ लगा रहे हैं, क्या उतने ही ईएमएफ से ये रोटेट होगी क्या? नहीं, कुछ लॉसेस भी होने वाले हैं। कहाँ पे लॉस होंगे, क्यों लॉस होगा बताएं? वो रेजिस्टेंस की वजह से वायर। वेरी गुड, वायर के कॉइल के रेजिस्टेंस के वजह से। तो ये याद रखना है कि अगर इनपुट ईएमएफ है, इनपुट ईएमएफ जो है वो कितना है, कुछ अगर ई है तो लॉस क्या होगा? आई आर का। ये आर क्या है? कॉइल का। ठीक है, वो जो कॉइल है उसका लॉस होगा। तो इसका मतलब जो आउटपुट में यूज्ड होगा उसको हम बोलते हैं बेटा बैक ईएमएफ। कि ये जो ईएमएफ है ये एक वेरिएबल ईएमएफ है ना, इसका मतलब उस पे जो होगा, हम वोल्टेज जैसे ही अप्लाई करेंगे, इंडक्शन में कैसे काम होता है? बैक ईएमएफ के फॉर्मेट में।
हमने यहाँ पे करंट पास कराई, तो जैसे ही ईएमएफ था यहाँ से करंट पास हुई, करंट जैसे इसमें पास हुई ये रोटेट होने लगेगा, रोटेट होने लगेगा तो फ्लक्स बदल जाएगा ना, क्योंकि एंगल बदल जाएगा, जैसे ही रोटेट होगा एंगल बदल जाएगा, तो इसका मतलब इसमें एक अपोजिट ईएमएफ आ जाएगा ना, बैक ईएमएफ। वो बैक ईएमएफ ही इनडायरेक्टली रोटेशन को प्रोवाइड कराता है। तो ये जो यहाँ पर हम आउटपुट देखते हैं, इट इज नथिंग बट द आउटपुट इज अवर बैक ईएमएफ, ईबी। तो अगर कभी भी चाहिए आउटपुट तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं दैट बैक ईएमएफ विल बी टोटल ईएमएफ माइनस आई आर के लॉसेस। ये हम कभी भी लगा सकते हैं। अगर हमें एफिशिएंसी चाहिए, अच्छा बैक ईएमएफ चाहिए, तो बैक ईएमएफ किस फॉर्मेट में आ जाएगा, ईएमएफ का फॉर्मूला भी हमने देखा था, मोटर के लिए क्या आता है फॉर्मूला ईएमएफ का, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, इस फॉर्मेट में आएगा, जहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू अगर चाहिए तो ये क्या बन जाती है, ये मैक्स वैल्यू हो जाती है। अच्छा मैक्स कब होगा, जब ये वैल्यू 0, ठीक है, तब सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगा। तो बेसिकली ईएमएफ को हम सीधे इस तरीके से कुछ लिख सकते हैं कि ईएमएफ किस पे, बैक ईएमएफ किस पे डिपेंड करेगा, सम कांस्टेंट इनटू ओमेगा पे। तो ये कांस्टेंट है, इसका मतलब ये है कि जितना ज़्यादा बैक ईएमएफ होगा मोटर उतनी ही ज़्यादा रोटेट करेगी। क्लियर? हाँ। तो अगर मैं बात करूं कि जितनी फास्ट घूमेगी उतना ही लॉस सबसे कम होगा ना, लॉस मिनिमम, मिनिमम लॉस कब होगा, लॉस। सो मिनिमम लॉस चाहिए तो हम वो कैसे निकाल सकते हैं, ई माइनस ई बी से निकाल सकते हैं ना, और कब, जब बैक ईएमएफ क्या हो, मैक्स हो। तो इसका मतलब कब सबसे ज़्यादा कम लॉस होगा, व्हेन ओमेगा इज मैक्स। जब मोटर एकदम फास्ट घूम रही होगी तो लॉसेस भी उसमें क्या होंगे, कम होंगे। ये लाइन मैं यहाँ से बताना चाहता था आपको। अच्छा एफिशिएंसी भी निकाल सकते हैं, बता एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, आउटपुट अपॉन इनपुट। इनपुट इनटू 100। ठीक, अब बात है कि किसकी एफिशिएंसी निकालनी है। सो बेसिकली एफिशिएंसी निकाली जाती है पावर की, कि कितनी एफिशिएंटली वो पावर ट्रांसफर कर पा रहा है। तो इसलिए यहाँ पर मैं आउटपुट में क्या यूज करूँगा, आउटपुट पावर ओवर इनपुट पावर, तो ये हो जाएगा हमारा एफिशिएंसी। अच्छा आउटपुट पावर मतलब क्या हो जाएगा, पावर वी आई, बट वी क्या, आउटपुट वाला वी ना, वी आउटपुट वाला इंटू आई, और यहाँ पर वी इनपुट वाला इंटू आई इंटू 100। तो बेसिकली सिंपल सा क्या दिख रहा है, आउटपुट पे ईएमएफ क्या होता है, बैक ईएमएफ, और इनपुट क्या होता है, टोटल ईएमएफ इंटू 100। तो मैंने पहले ही बताया जितना ज़्यादा बैक ईएमएफ मिल रहा है हमें, मतलब उतना ही ज़्यादा एफिशिएंट मोटर काम कर रही है, क्योंकि एट द एंड रोटेट कौन कराने वाला है, बैक ईएमएफ। तो डीसी मोटर का ये पॉइंट सबको क्लियर है कि टॉर्क कितना लगने वाला है, बेसिक प्रिंसिपल क्या है, और उसके बाद बेसिक प्रिंसिपल के बाद बैक ईएमएफ क्या होता है मोटर का जो उसे रोटेट करने वाला है, और उसकी एफिशिएंसी कैसे निकाल सकते हैं। किसी को कोई डाउट इसमें? नहीं। गुड। सो नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद हमारा ट्रांसफॉर्मर्स। ओके, जो ट्रांसफॉर्मर्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइसेस हैं। इनका काम क्या है, देखें ट्रांसफॉर्मर
तो जैसे डीसी के लिए हमें करंट, डीसी और एसी जनरेटर से हम करंट जनरेट करते हैं, मोटर से हम रोटेशनल टॉर्क अचीव करते हैं। ट्रांसफार्मर का काम होता है, दीज आर यूज्ड to change the voltage, ओके। और अगर हम वोल्टेज चेंज करने की बात करें तो सबसे बेस्ट ये जो यूज़ होते हैं ये हमेशा एसी करंट में ही यूज़ होते हैं। दीज आर यूज्ड इन अल्टरनेटिंग करंट सर्किट। अच्छा, रीज़न क्या है क्यों इन्हें हम एसी सर्किट में यूज़ करते हैं? क्योंकि ये जो बेस्ड है वो बेस्ड है म्यूचुअल इंडक्शन की प्रोसेस पे। सो इट इज़ बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्शन। अच्छा, म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता था? चलो याद दिलाते हैं म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता था। सपोज एक कॉइल रखी है, उसके वजह से इस कॉइल पे जाने वाला फ्लक्स चेंज हो जा रहा था, वो क्या होता है? म्यूचुअल इंडक्शन। क्या करंट इन वन चेंज हुई तो उसके वजह से फ्लक्स पास होता था किसमें से? टू में। डन, ये क्या था? म्यूचुअल इंडक्शन। बट आपको याद है म्यूचुअल इंडक्शन में एक प्रॉब्लम थी हमारे पास, क्या? कि करंट इन वन चेंज करना है तो बेस्ट मेथड क्या है हमारे पास करंट को चेंज करने का? अल्टरनेटिंग करंट। तो अभी समझ आया कि क्यों यहाँ पर हम अल्टरनेटिंग करंट यूज करते हैं। तो चेंज इन I1 will change the flux of, so it will change the flux of 2। अच्छा, तो सोचो अगर मुझे एक ट्रांसफार्मर बनाना है तो ट्रांसफार्मर कैसा होता है? ट्रांसफार्मर ऐसा होता है, एक कॉइल होती है और ये दो कॉइल होती हैं। अभी बताओ, वन का फ्लक्स टू में से पास होगा क्या? नॉर्मली फ्लक्स ऑफ वन, ये वन है और ये टू है, टू से पास होगा क्या? नहीं। नहीं होगा भाई, क्योंकि यहाँ थोड़े ना फ्लक्स होता है, ऐसे कैसे पास हो जाएगा? सो फ्लक्स ड्यू टू, सॉरी, फ्लक्स ऑन टू ड्यू टू वन इज जीरो। ओके, तो इसका मतलब यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन तो कुछ होगा ही नहीं इसके अरेंजमेंट के वजह से। तो ट्रांसफार्मर ये नहीं है, ट्रांसफार्मर में हम थोड़ी सी चेंज करते हैं। मुझे फ्लक्स यहाँ से यहाँ पहुँचाना है, तो अच्छा सोचो मुझे करंट यहाँ से यहाँ पहुँचाना है, तो हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? अगर मुझे करंट यहाँ वन से टू में पहुँचानी है तो हम क्या यूज़ करते हैं? अरे भाई, करंट वन से टू पे ले जाने के लिए क्या यूज़ करते हैं भाई आप? वायर एक यूज़ करते हैं ना। तो ये बताओ, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको ले जानी है तो फिर क्या यूज़ करेंगे? मैग्नेट नहीं यूज़ करेंगे, कोई और मटेरियल है जो मैग्नेटिक लाइंस को अच्छे से पास होने देते हैं। सेमीकंडक्टर्स। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सेमीकंडक्टर कहाँ मैंने बताया यार? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सबसे अच्छे से किसमें से पास होंगी? अरे डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, इनमें बताओ। फेरोमैग्नेटिक में। तो अगर हमें करंट पास करानी होती, टू पास आए, क्या यूज करते हैं? वायर। टू पास
मैग्नेटिक फ्लक्स क्या यूज करना चाहिए? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। समझ आया सबको? तो हाँ सर। बेसिकली ट्रांसफार्मर वोल्टेज चेंज तो करेगा, बट कैसे करेगा वो अब हम यहाँ से देखेंगे। क्या कि इस तरीके से सेटअप बनेगा। ये हमारा हुआ कॉइल 1, ये हुआ कॉइल नंबर 2, और अब हमने क्या लगा दिया यहाँ पे एक ये क्या है, एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। समझ आया? अच्छा बताओ कौन सा मटेरियल होगा ये, सॉफ्ट आयरन या स्टील? सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन होगा। क्यों? सोलेनॉइड। इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट बन के रहेगा ना। अगर आपने स्टील लगा दिया तो थोड़ी देर इनके फ्लक्स पास होते होते ये खुद क्या बन जाएगा, मैग्नेट बन जाएगा ना। तो मतलब परमानेंटली इसमें मैग्नेटिक फील्ड जाती रहेगी। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या यूज करते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर। क्लियर? तो इसका जो सिंबल होता है, ट्रांसफार्मर का सिंबल जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। ये दो लाइंस क्या रिप्रेजेंट करती हैं, कोर। क्लियर? ये क्या रिप्रेजेंट करता है, प्राइमरी कॉइल। इसको बोलते हैं प्राइमरी कॉइल। तो ऑफ कोर्स ये क्या बन जाएगी फिर, सेकेंडरी कॉइल। अच्छा, तो प्राइमरी कॉइल में हम क्या रखते हैं, अपना इनपुट। क्या रखते हैं, इनपुट। और सेकेंडरी कॉइल में क्या रखते हैं हम, अपना आउटपुट। अब देखो चेंज कैसे होता है, क्या चीजें बदलती हैं, कैसे क्या चेंज होती हैं। मैं अगर बोल रहा हूं कि इसमें करंट जा रही है I1 और यहाँ पे रिटर्न आ रही है क्या, I2। लेट्स से इसमें नंबर ऑफ लूप्स अच्छा 1 की जगह हम P और S यूज कर लेते हैं। P मतलब प्राइमरी और S मतलब सेकेंडरी। सो नंबर ऑफ लूप्स इस पे है लेट्स से NP। तो ये हो गया N प्राइमरी और ये क्या हो जाएगा, N सेकेंडरी। अच्छा, अब हमें पता है कि IP अगर चेंज होगी, देखें स्टेप्स वर्किंग व्हेन IP चेंजेस। बताओ IP चेंज होगी तो क्या होगा, फ्लक्स ऑफ वन चेंजेस, या फ्लक्स ऑफ प्राइमरी चेंज होता है। और फ्लक्स ऑफ प्राइमरी चेंज होगा तो वहां पर क्या इंड्यूस हो जाएगा, EMF इंड्यूस हो जाएगा ना। EMF इन प्राइमरी कॉइल इंड्यूस हो जाएगा। ठीक, तो वो EMF इंड्यूस क्या हो जाएगा, -M इंटू जो भी इनका म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा d∅dt। क्लियर? अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि जो सेम फ्लक्स जो प्राइमरी में चेंज हुआ है, जो प्राइमरी में करंट चेंज हो रहा है उसके वजह से जो फ्लक्स चेंज हो रहा है प्राइमरी में, उसके वजह से सेकेंडरी में भी तो फ्लक्स जा रहा होगा। सो द सेम फ्लक्स इज पासिंग थ्रू सेकेंडरी। अगर हम क्या कंडीशन मान ले, आइडियल कंडीशन मान ले कि कुछ भी लॉसेस नहीं हो रहे हैं। ठीक है, सो ये हम मान के चल रहे हैं कि कुछ भी लॉसेस नहीं हो रहे हैं, तो दोनों में फ्लक्स क्या होंगे, सेम होंगे। सो प्राइमरी का फ्लक्स और सेकेंडरी का फ्लक्स क्या होना चाहिए, सेम। सेम फ्लक्स इज पासिंग थ्रू दिस। कैसा, कंसिडरिंग नो लॉस। कोई भी लॉस कंसिडर नहीं कर रहे हैं, तो फ्लक्स को अभी हम क्या लिख सकते हैं, d∅dt। हाँ मैंने बताया कि यहाँ पर प्राइमरी में एक EMF जनरेट हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, d∅dt। d∅dt अगर नंबर ऑफ लूप्स अगर n है तो हम उसे क्या लिख सकते हैं,
एन प्राइमरी इंटू डी फाइव बाई डी टी। सेम फ्लक्स पास हो रहा है सेकेंडरी से, सो ईएमएफ इन सेकेंडरी में ईएमएफ कितना आ जाएगा, ईएमएफ इन सेकेंडरी हो जाएगा एन इन सेकेंडरी डी एस बाई डी टी। फ्लक्स ऑफ सेकेंडरी, फ्लक्स ऑफ सेकेंडरी को ही अगर हम बोलें, मतलब इस तरीके से बोले कि लेट्स से ये इक्वेशन नंबर 2 है और ये इक्वेशन नंबर 1 है, तो देखो दोनों का फाई एस तो सेम है ना, ये दोनों का सेम है, तो इसका मतलब हम ये भी बोल सकते हैं ना क्या कि ईएमएफ ऑफ प्राइमरी इज अपॉन ईएमएफ ऑफ सेकेंडरी इज नंबर ऑफ लूप्स इन प्राइमरी अपॉन नंबर ऑफ लूप्स इन सेकेंडरी। तो ये हमारा यहाँ से आ जाता है ट्रांसफार्मर का सबसे सिंपल पार्ट। क्या क्या आ जाता है, दैट वी ईएमएफ इनपुट अपॉन वी आउटपुट इज नंबर ऑफ लूप्स इन प्राइमरी अपॉन नंबर ऑफ लूप्स इन सेकेंडरी। तो ये सबको याद रहना चाहिए, ये बिल्कुल रट लो कि वोल्टेज इस तरीके से डिफाइन होगा, एंड इफ नो पावर लॉस इज देयर, तो इसका मतलब इनपुट पावर विल बी इक्वल टू आउटपुट, और पावर क्या होता है V इंटू आई। सो इनपुट पावर मतलब पोटेंशियल ऑफ प्राइमरी इंटू करंट इन प्राइमरी अपॉन पोटेंशियल ऑफ सेकेंडरी इंटू करंट इन सेकेंडरी। सो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर रेशियो देखूँ, तो करंट इन प्राइमरी अपॉन करंट इन सेकेंडरी क्या हो जाएगी, उल्टा रेशियो हो जाएगा, वी एस अपॉन वी पी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एन एस अपॉन एन पी। तो अगर करंट के बारे में पूछे तो उल्टा रेशियो होगा, और लूप के बारे में पूछे तो सीधा रेशियो होगा। इसका मतलब ये है, यहाँ से हम देख सकते हैं इफ सेकेंडरी में लूप्स ज़्यादा हैं किससे, प्राइमरी से, तो इसका मतलब क्या होगा, सेकेंडरी का वोल्टेज भी क्या होगा, प्राइमरी से, तो इसका मतलब वी आउट क्या होगा, ज़्यादा होगा वी इनपुट से। तो इसमें क्या हो गया, वोल्टेज बढ़ गया ना नंबर ऑफ लूप्स ज़्यादा होने से। तो इस टाइप के, इसको बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो दो टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं, और अगर एनपी कम हो जाए, प्राइमरी के लूप सेकेंडरी से कम हो जाए, तो इसका मतलब क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज कम हो जाएगा इनपुट से। तो इसको क्या बोल देते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ओके, तो बताओ ट्रांसफार्मर में कोई डाउट समझ में आया, सिर्फ मेन बात क्या है, ये पोटेंशियल इक्वल होता है इसके, करंट चाहिए तो इन्वर्स करा लेना है। बताए कोई डाउट, सर ओके हाँ वो मतलब ऊपर स्टार्टिंग में देखा था ना कि वो फ्लक्स पास नहीं होता है तो आई नहीं आता है, हाँ तो उसके लिए वो मैग्नेटिक मटेरियल लगाया ना, पर अगर वो दोनों कॉइल्स को परपेंडिकुलर रखेंगे तो भी मतलब फ्लक्स पास हो सकता है ना। हाँ, बट पॉइंट ये है कि फिर आधा वाला लॉस हो जाएगा ना, ये वाला सिर्फ इधर वाला जाएगा ना। तो हाँ हाँ। पॉइंट ये है, वैसा कुछ नहीं है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इसमें भी जाएंगी पूरी, यहाँ पर पूरा वो होगा, बट स्ट्रक्चर फिर बड़ा हो जाएगा हमारा। मतलब जैसे मान लो मैंने यहाँ पे 50 टन्स लिए और मुझे सेकेंडरी में 200 रखने हैं, तो आप समझ रहे हो स्ट्रक्चर कितना ऐसा लेंथ वाइज लंबा हो जाएगा। हाँ तो इसलिए हमने उसको किया कि वो लेंथ वाइज प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं हम इस चीज़ को लेके, क्या ट्रांसफार्मर रेशियो को लेके। ट्रांसफार्मर रेशियो कैसे डिफाइन होता है, ट्रांसफार्मर रेशियो स्मॉल के से डिफाइन करते हैं, और ये डिफाइन होता है N2/N1 से, मतलब N सेकेंडरी बाई N प्राइमरी, N2/N1। क्लियर, तो इसका बताओ स्टेप अप के लिए क्या क्या होगा,
स्टेप अप ट्रांसफार्मर का के क्या होगा, ज़्यादा होगा या कम होगा? ज़्यादा। के इज ग्रेटर देन 1। और स्टेप डाउन का मतलब के इज लेस देन 1। तो ये याद रखना कि ट्रांसफार्मर रेशियो ये चीज़ डिसाइड कर देता है कि ये स्टेप अप होगा या डाउन होगा। अगर 1 से ज़्यादा है रेशियो मतलब स्टेप अप है, अदरवाइज स्टेप डाउन है। और अगर वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट क्या होगी, कम होगी। ये तो मतलब क्लियर ही है। तो ये थोड़ा सा याद रखना है कि अगर वोल्टेज बढ़ रहा है मतलब करंट आउटपुट की क्या होगी, कम होगी करंट इनपुट से। और करंट इनपुट यहाँ पर करंट आउटपुट जो है वो ज़्यादा होगी करंट इनपुट से, क्योंकि हमें पता है वी और आई दोनों अपोजिट चलेंगे पी के वजह से, पी इज इक्वल टू वी आई के पॉइंट से। ओके, इसमें किसी को कोई डाउट यहाँ पर? ट्रांसफार्मर में समझ में आया यार ये रेशियो कैसे निकाल सकते हैं? अच्छा, इनका यूज़ क्या है मैं बताता हूँ। जब हम सोर्स पे जनरेट करते हैं एनर्जी, तो जो वोल्टेज आता है पता है कितना आ जाता है, 1,00,000 वोल्ट। क्यों? क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ईएमएफ जनरेट कराना है ना। समझ आ रहा है आपको? तो हाँ। ज़्यादा ईएमएफ जनरेट कराने के चक्कर में ईएमएफ ज़्यादा होता है। अगर वो आप लोग के घर तक आ गया, लेट से यहाँ पे जा रहा है सिचुएशन, तो ईएमएफ अगर ज़्यादा हुआ तो करंट भी तो वहाँ पे वायर में ज़्यादा आने वाली है। अगर आई ज़्यादा आ गया तो इसका मतलब लॉस भी तो होगा आई स्क्वायर आर। सोचो, ये सोर्स से जो करंट आ रही है, अच्छा एसी सोर्स को स्टोर कर सकते हैं क्या? नहीं, एसी करंट को स्टोर नहीं करते। तो स्टोर नहीं करते अगर, तो कंटिन्यूअसली फ्लो होगी। अगर लेट से ये 200 किलोमीटर रन करके आ रही है, तो बेटा 200 किलोमीटर में देख रहे हो कितना आई स्क्वायर आर वाला लॉस होगा। तो क्या करते हैं, यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर लगा देते हैं। कौन सा? स्टेप अप। ये वोल्ट मतलब लेट से वोल्टेज अगर वहाँ से 10,000 आ रहा है, तो ये इस वोल्टेज को 1,00,000 तक ले जाता है। और 1,00,000 ले जाने की वजह से करंट क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो हमें पोटेंशियल से कोई दिक्कत नहीं, करंट डिक्रीज हो गई, हमारा लॉस कम होगा। और जैसे ही ये पावर हाउस में आती है, ये सोर्स है जनरेट करने वाला, जैसे ही पावर हाउस में आती है वहाँ पे एक क्या लगा होता है, स्टेप डाउन। वो तुरंत वोल्टेज को क्या कर लेता है, डाउन कर देता है। फिर यहाँ पर जाते हैं तो जो हाउस होल्ड होते हैं, आपने मतलब देखा होगा आपके लोकेलिटीज़ के बाहर वगैरह एक ट्रांसफार्मर रखा होता है, आपने अगर ध्यान दिया हो, तो वो क्या करता है, और डाउन कर देता है। तो कुछ इस तरीके से होता है कि 1,00,000 वोल्ट की आती है पावर हाउस तक, पावर हाउस देता है 11,000। 11,000 से मतलब सिटी के जर्नल एरिया पे आती है 440। और एकदम बाहर जो लोकेलिटी वाला लगा होता है वो उसे क्या कर देता है फाइनली 220। तो लगभग 3-4 ट्रांसफार्मर के बाद स्टेप डाउन होते होते हमारे पास 220 वोल्ट तक आता है। समझ में आया ट्रांसफार्मर्स के यूज? हाँ। वोल्टेज है कंट्रोल करने में काम आता है, हमें जितना वोल्टेज रिक्वायर्ड है उतना एडजस्ट करने में काम आता है। ठीक। अच्छा, ये तो हमने जो पढ़ा ये तो आइडियल पढ़ा ना, हमने किसी लॉसेस की बात की क्या अभी? नहीं। नहीं। अब हम बात कर लेते हैं कि किस किस टाइप के लॉसेस हो सकते हैं। ओके, सो लॉसेस इन ट्रांसफार्मर्स देखें किस किस टाइप के लॉसेस हमें देखने को मिलेंगे। तो लॉसेस देखने से पहले सबसे नंबर 1 होता है एडी करंट लॉसेस। अच्छा, अब ये एडी करंट लॉसेस क्या है, तो उसके लिए पहले थोड़ा सा एडी करंट समझना पड़ेगा कि एडी करंट क्या होती है। तो एडी करंट समझ लेते हैं हम। क्या आपको ये याद है कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है बी, ठीक है, अगर यहाँ पर मैं एक लूप लेके आ रहा हूँ अंदर, तो इसमें क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा। तो हाँ। क्या जनरेट होगी यहाँ पर, ये करंट नेट इंड्यूस करंट। होगी। वो करंट कहाँ फ्लो करेगी, इन द लूप।
डन। मैं भी डायरेक्शन पे नहीं सोच रहा हूँ, चलो डायरेक्शन देख लेते हैं। फ्लक्स क्या हो रहा है, बढ़ेगा। फ्लक्स अगर बढ़ेगा तो हमें कम करने के लिए कहाँ चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड अप। तो मतलब करंट कैसे आनी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। डन। फ्लक्स हाँ चेंज होगा तो आई इंड्यूस होगा। अच्छा, ये क्या है, एक लूप है। ये क्या है, लूप। सोचो लूप की जगह अगर मैं प्लेट रख देता तब क्या होता। बताओ, अगर लूप की जगह प्लेट रख देता यहाँ पर तो क्या होता। फ्लक्स तो चेंज होगा, करंट भी होनी चाहिए। बट करंट कहाँ फ्लो करेगी इस प्लेट में, कुछ आइडिया है करंट कहाँ फ्लो करेगी। तो करंट रैंडमली अब फ्लो करेगी। समझ आया, क्योंकि पूरा मटेरियल ही कंडक्टिंग है ना। तो ये जो इर्रेगुलर करंट्स हैं, क्यों इरेगुलर है, क्योंकि पाथ डिफाइन नहीं है। इनको ही क्या बोलते हैं, एडी करंट्स। तो बेटा यहाँ पे लॉस सिर्फ कितना होता है, आई स्क्वायर आर का, और आर सिर्फ क्या यूज होता है, वायर के लूप का। यहाँ पर देख रहे हो कितने जगह पे करंट्स आएंगी तो लॉसेस कितना ज्यादा होगा। तो एडी करंट समझ में आया अभी। हाँ एडी करंट्स क्या है, समझ आया, ठीक है। एडी करंट लॉसेस देख लेते हैं। तो इसका मतलब होगा क्या कि जब हम कोर यूज करते हैं, वो जो ये आयरन का यूज करते हैं, उसमें पूरे में एडी करंट्स फ्लो होंगी ना। देख रहे हैं आप यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो एडी करंट्स, ये पूरा फ्लक्स चेंज हो रहा है ना कंटिन्यूअस। तो ये बहुत सारे एडी करंट्स होंगे, तो ये एडी करंट्स लॉस कराएंगे। डन। तो ये बताओ, ये लॉस कहाँ पर होता है, ये लॉस किस जगह पर होता है, एडी करंट लॉस। ये किस में होता है, क्वाइल में होता है, कोर में होता है, कहाँ पर होता है ये। कोर। कोर में। ओके, सो एडी करंट लॉसेस टेक प्लेस ऑन द कोर। क्लियर। और इससे क्या हो जाता है, कोर हीट अप होने लग जाता है। तो इससे रेमेडी क्या है, मतलब कैसे बच सकते हैं, वो मैं आपको एक फिगर के थ्रू समझा देता हूँ। ओके, सो to reduce effect of eddy current losses, क्या करते हैं, देखो जब ये पूरा एक मटेरियल यूज होगा, जब ये पूरा मटेरियल यूज हुआ होगा, तो ऐसे बड़े बड़े एडी करंट्स आ रहे होंगे उसमें हर एक पॉइंट पे, तो लॉसेस काफ़ी ज़्यादा होता है। उसके जगह पे हम क्या यूज़ करते हैं, लैमिनेटेड कोर्स यूज़ करते हैं। लैमिनेटेड कोर्स मतलब क्या है कि एक एक कोर को थोड़ी थोड़ी देर, मतलब पॉइंट पे स्प्लिट करके रखते हैं, और उन स्प्लिट्स पे उसे लैमिनेट कर देते हैं। तो बेसिकली एक वाली जो एक कोर है वो दूसरे से क्या हो जाती है, इंसुलेट हो जाती है। तो ये बेसिकली ये क्या बन जाती है, इंसुलेटिंग बाउंड्री बन जाती है। समझ आया। अब इस इंसुलेशन बाउंड्री की वजह से क्या होती है कि पहले करंट आ रही थी पूरी ऐसे, अब अगर यहाँ पे आपने इंसुलेट कर दिया, इंसुलेट कर दिया, तो क्या ये करंट हो पाएगी, क्या ये पॉसिबल ही नहीं है। इंसुलेट होने की वजह से क्या सिचुएशन आ जाएगी, करंट अब यहीं पे रुक जाएगी। ये करंट सिर्फ कितने में जाएगी, इतने पार्ट पे ही जा पाएगी। समझ आया सबको। और नेक्स्ट करंट भी जब इतने पार्ट पे ही आएगी, तो ये दोनों का जो इम्पैक्ट है यहाँ पर, वर्चुअली ये कैंसिल आउट हो जाएगा, जो कि सोलेनॉइड में होता था।
समझ आया? हाँ। तो इसलिए हम क्या यूज करते हैं, लैमिनेटेड कोर्स यूज करते हैं, किसके लिए, टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ एडी करंट लॉसेस। डन। सो एडी करंट लॉसेस और उसका जो पार्ट है कि कैसे उसे सही करते हैं वो समझ आ गया सबको, नंबर 1। नंबर 2, हिस्टेरेसिस लॉस। बताओ ये कहां पर होता होगा? हिस्टेरेसिस लॉस, ये लॉस कहां पे हो रहा था, कोर पे, एडी करंट लॉस। हिस्टेरेसिस लॉस कहां पे होगा? कॉइल। कॉइल। अरे यार, कॉइल में हिस्टेरेसिस बनता है क्या? हिस्टेरेसिस किसके लिए बनता है? फेरोमैग्नेटिक के लिए ना। ये भी किस में होगा? कोर। रीजन क्या है इसका हिस्टेरेसिस लॉस? रिपीटेटिव, ड्यू टू रिपीटेशन ऑफ एंड डीमैग्नेटाइजेशन। बार बार उसमें मैक्स मिनिमम बार बार हो रहा होता है ना, तो कितना भी अच्छा आयरन कोर हो, सॉफ्ट आयरन हो, लॉसेस तो उसमें होंगे ही, तो वो क्या बन जाते हैं, स्ट्रेसेस लॉस। समझ आया ना? याद आ रहा है ना? ऐसा फिगर बताया था कि आयरन है तो माना कि वो कम होगा, बट फिर भी लॉस तो होगा ही थोड़ा बहुत। डन। कोई डाउट? नंबर 3, फ्लक्स लीकेज। याद है आपको, मैंने बताया था कि ये जो कॉइल है, पूरी मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर से जाती है, बट ये जो आउटसाइड फ्लक्स है, ये क्या होता है, सोलेनॉइड के बाहर भी अप्रोक्सीमेटली जीरो होता है, याद है, नॉट कंप्लीट जीरो। तो क्या हम इस वाले फ्लक्स को, इस वाली मैग्नेटिक फील्ड को यूज कर पाए क्या? नहीं। तो ये हमारा क्या बन जाता है, लॉस। बताएं, क्लियर समझ आया? हाँ। ओके। फोर्थ है रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल्स। रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल्स, तो ये एक टाइप का मेजर हीट लॉस भी हो जाता है, मेजर हीट लॉस। अच्छा, मैंने मेजर वर्ड क्यों बोला, क्योंकि इनडायरेक्टली हिस्ट्रेसिस में भी तो थोड़ा सा, सॉरी, एडी करंट के वजह से कोर भी तो थोड़ा सा क्या होगा, हीट होने वाला है ना, लॉसेस की वजह से, करंट के वजह से। रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल मतलब कि ये जो कॉइल है ये प्योर इंडक्टर है क्या? नॉट प्योर इंडक्टर। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका एल भी होगा एंड आर भी होगा, तो इसका मतलब लॉस होगा ना, कैसा, आई स्क्वायर आर टाइप का। समझ आया? सो ये लॉस कहाँ पे होता है, रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल्स बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी। क्लियर? तो ये ऑल 4 लॉसेस आपको समझ में आया? तो आपको ये चीज़ें थोड़ी सी रेडी रखनी है, और लॉसेस इन ट्रांसफार्मर और ट्रांसफार्मर दोनों ही चीज़ें पूरी प्रॉपर क्लियर रखनी है। यहाँ पर हमने क्या कंसिडर किया, देयर इज नो लॉस इन पावर, इसलिए हम डायरेक्ट रिलेट कर पा रहे हैं, बट अगर पावर लॉस होगा तो आप समझ जाए कि किस फॉर्मेट में हम देखेंगे उसे। पी फिर सेम नहीं रहेगा, ये 4 टाइप के लॉसेस हमने यहाँ पर देख लिए।
बताएं, किसी को कोई डाउट है क्या ट्रांसफार्मर में? और सर फ्लक्स लीकेज फिर से एक्सप्लेन करेंगे? अच्छा, क्या होता है ये याद है आपको, मैंने बताया था सोलेनॉइड में मेजर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर होती है, बट यहाँ पर कुछ अमाउंट की मैग्नेटिक फील्ड तो रहती है। बी एग्जैक्ट जीरो होता है क्या यहाँ पर? नहीं, नहीं। स्मॉलर अमाउंट भी रह जाता है। तो ये वो जो स्मॉलर अमाउंट भी है वो तो एक टाइप का लॉस है ना, क्योंकि हम तो चैनल के थ्रू कौन सी बी भेज रहे हैं, सिर्फ ये इनसाइड वाली बी भेज रहे हैं ना, कोर के थ्रू। ठीक है, समझ आया? हाँ सर। हाँ, तो फ्लक्स लीकेज मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ, द फ्लक्स which do not pass through the core. क्लियर? हाँ सर। ओके, गुड। तो इस तरीके से यार हमारे यहाँ पर जो सारे डिवाइसेज हैं और सारी चीज़ें हैं वो कंप्लीट होती हैं। तो यहाँ से हमारा ईएमआई पूरा कंप्लीट होता है। अच्छा, कुछ लोग अगर हो सकता है आपको ट्रांसफार्मर के एग्जांपल्स ईएमआई में नहीं दिखें, तो बताओ किस चैप्टर में ट्रांसफार्मर दिखेगा आपको? एसी के लास्ट में। डीसी पांडे में अगर ट्रांसफार्मर आपको ईएमआई में नहीं दिख रहा है तो कहाँ पे मिलेगा ट्रांसफार्मर के क्वेश्चंस? एसी में। क्या रीजन है एसी में मिलने का? बिकॉज दीज आर यूजफुल फॉर एसी करंट ओनली ना। ओके, थोड़ा सा ये चैप्टर तो हमारा कंप्लीट हो गया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? एसी करंट्स। बट एक बार थोड़ा सा हम ये चैप्टर एक बार बोर्ड्स में रिव्यू कर लेते हैं कि क्या क्या कंटेंट हमने कवर किया हुआ है और हमें क्या क्या भी करना रहेगा। देखें, थोड़ा ध्यान देंगे सब लोग यार। ईएमआई के बारे में देखते हैं। इंट्रोडक्शन, फैराडे लॉ का इंट्रोडक्शन होगा यहाँ पर। ठीक है, उसके पहले फैराडे के पहले किस किस साइंटिस्ट ने क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिया वो सारा डिस्कशन यहाँ पर होगा। फिर वो मैग्नेट से गैल्वेनोमीटर कॉइल कैसे चेंज होती है जो हमने बताया, वो एक्सपेरिमेंट यहाँ पर होगा। पूरा एक्सपेरिमेंट का डिटेल्स यहाँ पर है, सारी चीज़ें पूरी आपको एक बार थ्योरी पढ़ लेनी है कि गैल्वेनोमीटर में कैसे चेंज हुआ। फिर चेंज के बाद फैराडे ने फाइनली अमाउंट बताया, अपना लॉ दिया, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ में सिर्फ उसने बताया कि ऐसा होता है और सेकंड लॉ में उसने वैल्यू दी, और ये वैल्यू हमने यहाँ पर सीखी कि ई कैसे निकालते हैं। अगर नंबर ऑफ टर्न्स हो तो एन का मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर लेंज लॉ हमने देखा, लेंज लॉ की वजह से जो फ्लक्स का एप्लीकेशन था वो किस तरीके से हम देखते हैं, वो पूरा हमने पार्ट डिस्कस कर लिया हुआ है। फिर एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है लॉ, लेंज लॉ, वो भी हमने यहाँ पर देखा है। लेंज लॉ एंड फैराडे लॉ का क्या रिलेशन है, तो हमने बताया कि ये जो नेगेटिव है वो लेंज, इसने फैराडे ने बताया कि नेगेटिव है, लेंज ने उसे प्रॉपरली एक्सप्लेन किया कि वो नेगेटिव क्यों है और कैसे उसकी डायरेक्शन आ रही है। फिर बात आई फ्लक्स की। अब देखो यार, मतलब पता नहीं बोर्ड्स की बुक में क्या रहता है, पहले पूरा ईएमएफ पढ़ा दिया और अब आ रहा है फ्लक्स के बारे में बात। तो थोड़ा सा रैंडम है, बट हमने पहले फ्लक्स पढ़ लिया था, तो हमने पहले फ्लक्स पढ़ लिया, उसके बाद हमने फिर ईएमएफ पढ़ा है। तो फ्लक्स हमने सारी चीज़ें पढ़ ली थी। फिर मोशनल ईएमएफ हमने पढ़ा है, ट्रांसलेशन मोशन ऑफ अ कंडक्टर से जो ईएमएफ आता है उसका फॉर्मूला जो आता है बीएलवी, वो हमने सीखा हुआ है, वो यहाँ पर बताया हुआ है। फिर मोशनल ईएमएफ ड्यू टू रोटेटिंग बार, ये भी हमने डिस्कस कर लिया हुआ है, ये भी हमने डिराइव पूरा कर लिया हुआ है और आंसर भी याद रखा और बहुत सारे इसके केसेस भी याद रखे हैं हमने। इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू चेंजिंग इन मैग्नेटिक फील्ड, मतलब म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में है, वो भी हमने देख लिया है। फिर इसमें ईएमएफ का वो सेट दिया हुआ है कि ईएमएफ कैसे वेरी कर रहा है, जब हमने वहाँ पर एक कैपेसिटर लगा दिया हुआ है बैलेंसिंग के लिए। ठीक है,
तो ये मैग्नेट का मोशन है। ये एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है कि अगर एक सर्कुलर में मैग्नेट का मोशन हो रहा है तो किस तरीके से वहां पर ईएमएफ जनरेट होगा। तो हमने बताया कि कांस्टेंट ईएमएफ जनरेट होता है, उसी को इसने पूरा एक परफेक्ट ग्राफ करके बनाया है, कैपेसिटर उसको बैलेंस कर रहा है। तो इस एक्सपेरिमेंट को भी आप स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चंस हैं, एग्जांपल्स हैं। जनरेटर है वो हमने देख ही लिया। आप इस तरह का 3D का फिगर तो नहीं बना पाएंगे, बेस्ट रहेगा कि आप 2D का फिगर बनाएं जैसा मैंने वहां पर बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं ये मैग्नेट है, ये आर्मेचर कॉइल है जिसपे ये रैप है और ये रोटेट होने वाला है, और ये इसके अकॉर्डिंग ईएमएफ जनरेशन होगा। फिर जनरेटर का पूरा डिटेल आप लोग देख लें अच्छे से। जनरेटर के बाद एनर्जी ट्रांसफ़र कैसे करते हैं, तो वो जो लूप पे एनर्जी आती है वो पूरा डिस्कस किया हुआ है। करंट कैसे जनरेट होती है, एक अगर कंडक्टर में एक आगे रेजिस्टर हम ज्वाइन कर देंगे तो किस तरीके से काम होता है वो यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। तो उससे पावर कितनी आती है, ईएमएफ कितनी आती है, सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस है। एडी करंट्स के बारे में बताया है, हमने भी बता दिया है कि प्लेट्स अगर कुछ लेके जाएंगे तो किस तरीके से एडी करंट होती हैं। सो एडी करंट को कम करने के लिए किस टाइप का स्ट्रक्चर देखते हैं, इस टाइप का, जिससे थोड़ी देर बाद नेक्स्ट एडी करंट क्या और टर्मिनेट हो जाए, यहाँ पे गैप रखते हैं। तो ये यहाँ पर दिखाया गया है कि इस टाइप का स्ट्रक्चर प्रेफरेबल होता है एडी करंट्स के लिए। सेल्फ इंडक्टेंस अभी बता रहे हैं ये, तो सेल्फ इंडक्टेंस भी हम सीख चुके हैं, पूरा डिटेल में हमने देख लिया है। यूनिट ऑफ जो भी इंडक्टेंस है, एल क्या होता है, एल कैसे कैसे निकाले हैं, वो सब हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। सोलेनॉइड का, स्क्वायर लूप का, काफ़ी सारी चीज़ों का एल हमने निकाला हुआ है। ये जो भी फॉर्मूला एल के आते हैं ये सब हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एनर्जी स्टोर्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड हम ऑलरेडी कर चुके हैं। डायरेक्टली हमने इसे रिलेट करके कैपेसिटर से देखो रिलेट करके निकाला हुआ है। कैपेसिटर से रिलेट करके पूरा जैसे कैपेसिटर में आता है वैसे ही आंसर यहाँ पर निकाला हुआ है। सीरीज पैरेलल लिखा हुआ है, सीरीज में कैसे करते हैं, पैरेलल में कैसे करते हैं, हमने सब डिस्कस कर लिया हुआ है। सेल्फ इंडक्टेंस, एनर्जी डेंसिटी इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ये मैंने शायद सेपरेटली नहीं लिखा हुआ है बट आपको ये बताया है, नहीं बताया हुआ है, एनर्जी डेंसिटी भी मैंने बताया हुआ है, पर यूनिट वॉल्यूम भी मैंने नोट्स में लिखाया हुआ है आपको। म्यूचुअल इंडक्टेंस भी हमने पढ़ लिया है, जो भी कॉइल्स के म्यूचुअल इंडक्शन है। अब आप थोड़ा ध्यान दें, बोर्ड्स में जब आप सॉल्व करो, मैंने एक एक लूप रख के बताया है। आप देख रहे हो इसमें मल्टीपल लूप रखा हुआ है, मतलब कॉइल रखा हुआ है, तो आप ऐसा ही फिगर बनाइए। म्यूचुअल इंडक्टेंस हो चुका। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग बिटवीन टू सर्किट्स बता चुका हूँ मैं ऑलरेडी। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या होता है, ये वाला फार्मूला भी बता दिया, यहाँ पर क्या आता है, ये फार्मूला याद है, ये वाला बता चुके हैं ना। हाँ हाँ, हाँ कपलिंग कैसे म्यूचुअल इंडक्टेंस में डिफाइन करते हैं। सो हमने बेसिकली दो वैल्यूज ही देखी थी, 0 और 1। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर 0.5 से ज़्यादा है तो टाइटली कपल्ड बोलेंगे, अगर 0.5 से कम है तो लूज कपल्ड होगा। ये इतना तो आप बेसिक्स रीड करते समय आप देख सकते हैं। ये हो गया। फिर ट्रांसफार्मर से अभी हमने पढ़ ही लिया, दिख रहा है फिगर। तो ट्रांसफार्मर का थ्योरी भी आप एक बार पढ़ लेंगे, जो भी हमने बताया, दोनों के ईएमएफ इक्वेट करते हैं, रेशियो निकाल लेते हैं, ये सब कुछ यहाँ पे देख सकते हैं। स्टेप अप क्या होगा, स्टेप डाउन क्या होगा, सारा कुछ मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। डन। तो हाँ ईएमआई हमारा यहाँ से कंप्लीट होता है। किसी को कोई डाउट, ईएमआई में बोर्ड्स का कोई भी सेक्शन बचा नहीं है, सारा कुछ कंप्लीट कर दिया हुआ है बोर्ड्स का भी। अब आपको क्या करना है, स्टडी टाइम बढ़ाना है और डीसी पांडे की प्रैक्टिस करनी है और बुक की एक बार रीडिंग करनी है। ओके ओके सर। हाँ ओके, चले ठीक है। फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आप लोग रिवीजन टेस्ट का भी प्रैक्टिस करें और बेटर है कि साथ में ईएमआई भी सॉल्विंग कर दें, क्योंकि नेक्स्ट संडे ईएमआई का ही टेस्ट है। ओके ओके देन, बाय बाय एवरीवन। बाय सर।
बाय सर। या बाय, बाय बाय।